मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ नन। टेस्ला खरीद लेंगे आप एक साल के मैं बाद। टेस्ला क्या, मैं अर्थ को पूरे खरीद लूंगा। आप मौका तो देना बच्चों को आने का। अब देखें क्यों एक ही नाम, कुछ चंद नाम होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर घूम रहे हैं, क्यों बच्चों को मौका नहीं मिला हुआ। लेकिन इन सब चीजों को कितने लोग समझते हैं? आप असल में अपने पापा मामा की शेल्टर में रहे हो, आप आगे कम्पीट तो करो, पता चले आपको कि रियल वर्ल्ड है क्या। देखिए सिल्वर जो है इस टाइम पे वो न्यू गोल्ड है। चाइना ने 1 जनवरी 2026 से सिल्वर को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। मनी मार्केट चलती ही ग्रेटर फूल थ्योरी के ऊपर है। अब जब भी वॉर होती है ना, जो पैसा होता है यूएस ट्रेजरी में जाता है। कुछ कंट्रीज तो इकोनॉमीज को बैक सिल्वर से करना चाह रही हैं, गोल्ड की जगह। मतलब हुकूमतें खरीद रही है ना, मेरा बॉटम लाइन ही है। तो ये सारे के सारे बबल फटेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ तो चीज राइज करेगी ना। जब भी इस तरह की कोई चीज आती है तो एक दफा वॉर होती है। वेरी इंटरेस्टिंग। आप हेज कैसे कर रहे हैं फिर कमोडिटीज के खिलाफ? दुनिया के जितने भी बबल्स हैं ना, उनके खिलाफ हेज कर रहा हूँ। देखिए एक चीज मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि यार सिल्वर ऊपर या गोल्ड ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। एक चीज जरूर मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि फिएट करेंसी का डाउनफॉल जरूर आएगा। तस्वीर में जो शख्स नजर आ रहा है इसका नाम सिब्तुल हसन शाह है। पाकिस्तानी इसको कॉमनली डबल शाह के नाम से भी जानते हैं। इस शख्स पर इल्ज़ाम और इसका जुर्म यह है कि इसने सियालकोट के अंदर सैकड़ों या हज़ारों पाकिस्तानियों को उनके पैसे डबल करने का झांसा देकर लूट लिया। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का एक उसूल है, हम अक्सर रफ्तार पे बात करते रहते हैं कि कोई भी शख्स अगर आपको साल के 20 या 30% से ज़्यादा किसी भी किस्म के रिटर्न का झांसा देता है तो उसको बहुत शक की निगाह से देखें। लेकिन लालच बड़ी बुरी बला है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अक्सर हम लोग इस लालच के चक्कर में उल्टे पुल्टे फैसले कर लेते हैं। लेकिन अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 के दरमियान पाकिस्तानियों को वाकई एक मौका मिला था उनके पैसे डबल करने का, लीगली जेन्युइन तरीके से। वो ऐसे कि अप्रैल 2022 में अगर उन्होंने 1 लाख रुपए के डॉलर खरीदे होते तो ठीक 12 महीने बाद वो डॉलर्स तकरीबन 2 लाख के हो गए थे। लेकिन इस किस्म की करेंसी खेलकूद सिर्फ पीकेआर में नहीं होती। पीकेआर में तो खैर हमारी एक तरफा खेल कूद है डॉलर के साथ, क्योंकि 1985 से लेकर आज तक डॉलर कोई मतलब 13-14 रुपए से अब 280 रुपए का हो चुका है। अगर आपने 1 लाख रुपए 85 में लगाए होते तो आज 20 लाख रुपए होते। लेकिन दुनिया की बाकी बड़ी करेंसीज में भी ये आगे पीछे गेम होती रहती है और इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग या करेंसी ट्रेडिंग कहा जाता है। यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस देखते हैं तो जब भी आप कोई वीडियो देख रहे होंगे तो उसके बीच में एक ऐड आता है जिसमें ऑक्टा ट्रेडर, एफएक्स ट्रेडर, इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। अच्छा जी, ये गेम क्या है? ये क्रिप्टो की तरह की एक नई गेम है और इसको हम जैसे पुराने लेगेसी स्टॉक इन्वेस्टर्स अच्छी तरह नहीं समझते। तो मैंने कोशिश की है कि इसी चीज़ को समझने के लिए अपने स्टूडियो में हमने इनवाइट किया है। ही इज़ अ यंग फॉरेक्स ट्रेडर एंड ऑल्सो अ वेरी सक्सेसफुल यूट्यूबर, वकास अहमद। वकास, वेलकम टू रफ्तार। थैंक यू सो मच अफरान भाई। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। आई हर्ड यू हैड अ बैड फ्लाइट। या लगेज रह गया? यस, इसीलिए टी शर्ट में बैठा। आप कह रहा था कुछ और पहनने का था। यस ऑफ कोर्स। कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है, मजे में। बॉस, इन वेरी सिंपल टर्म्स, व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग? करेंसी का लेन देन। जैसे आपने उम्रे पे जाना है, आपने करेंसी एक्सचेंजर के पास गए, पीकेआर उसको दिए और रियाल ले लिए, तो इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। सीधी सी बात है जी। आप लेकिन लोगों को सिखाते हैं कि इस ट्रेड में जो उतार चढ़ाव आता है करेंसीज में, जैसे स्टॉक के अंदर शेयर्स में आता है, तो उससे पैसे बनाएं। जी बिल्कुल। आप लोगों को ये समझाते हैं। जी। इससे पहले कि हम इस पे आगे बढ़ें, मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी थी, उसमें आप खुद इस चीज़ के ऊपर बड़े परेशान थे कि आजकल बहुत सारे लोग, स्पेशली ऑन यूट्यूब इज़ ब्रिलियंट, आई लव यूट्यूब, बहुत मज़ेदार चीज़ है। हम और आप खुद उस पर बैठे हुए हैं अभी। बिल्कुल। लेकिन उसकी थोड़ी सी वीक साइड भी है कि एनीबडी कैन कम ऑन एंड से एनीथिंग, राइट? अपने रफ्तार की ऑडियंस को हमारे थोड़ा बताइए कि हु आर यू, व्हाट इज़ योर स्टोरी एंड व्हाई शुड एन एवरेज रफ्तार व्यूअर लिसन टू यू फॉर दिस पॉडकास्ट। आप अपनी क्रेडिट थोड़ी सी बताइए अपने बारे में कि व्हाई शुड दे लिसन टू यू। ओके, माय नेम इज़ वकास अहमद और मैंने 2016 से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग फ्रॉम क्रिप्टो। बेसिकली आई एम नॉट हेयर कि मुझे लोग माने या मुझे ही सुने। बेसिकली आई एम हेयर कि जैसे जैसे ट्रेडिंग की दुनिया एक्सपेंड होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, इसका हुजूम बढ़ता जा रहा है, ऐसी स्कैम्स बढ़ते जा रहे हैं।
तो मेरा जो बेसिकली मेनली जो इस पॉडकास्ट के एक दो एजेंडे हैं, एक तो उनमें ये है कि हाउ टू स्पॉट फेक गुरुज, ठीक है, जिसके ऊपर मैं डिटेल में बात बताऊंगा। और फरहान भी जितनी भी बातें होंगी आपने मुझे भी जज करना है। सबसे पहले देखें कि टहरे में बंदा सबसे पहले खुद आता है, ठीक है, मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा आगे जाके। उसके बाद कि हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। और थर्ड थिंग इज़ के वाई सिल्वर इज़ अ न्यू गोल्ड, और दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, और एक रियल एसेट और एक बबल क्या होता है, इसको भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बाकी मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी कार जगह को देखे, टू बी ऑनेस्ट, लाइक उस टाइम पे वो क्रिप्टो माइनिंग के सीन होता था, एंड आई थॉट कि इससे पैसे बन सकते हो। मेरा एक दोस्त था, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, वो कार जगह को बहुत ज़्यादा फॉलो करता था। उसकी वजह से मुझे पता चला, और उससे क्या हुआ कि बाद में पता चला कि उससे भी बड़ी एक मार्केट एग्जिस्ट करती है स्टॉक्स मार्केट, और उससे भी बड़ी एक मार्केट एग्जिस्ट करती है फॉरेक्स मार्केट। क्या बात, उल्टा चले आप। तो मैं छोटी मार्केट से बड़ी मार्केट की तरफ आया, तो मनी मार्केट्स का मेरा सफ़र ऐसे तय हुआ था। तो जब फॉरेक्स का पता चला तो पता चला जी 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर डेली ट्रेड होता है। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी मार्केट है, लाइक इसके अंदर ही आना चाहिए। तो ख्वाब छोटे छोटे से, एक घर हो 5-7 मरले का, एक गाड़ी हो करोला, और बैंक में 50-60 लाख रुपए करोड़ पे हो, दैट्स इट। ये बेसिकली ज़िंदगी का ख्वाब था। इसको लेके मैं इस फील्ड के अंदर आया तो पता चला कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। बेसिकली उस टाइम पे गोरे होते थे, टोटल जो कंटेंट होता था गोरों का होता था यूट्यूब के ऊपर, लाइक पाकिस्तानी तो कोई नज़र ही नहीं आता था, टू बी ऑनेस्ट। इंडियंस कुछ होते थे, ठीक है। मुझे आज भी एक चैनल का नाम याद है, मार्केट गुरुकुल, बहुत पुराना चैनल है, कोई पुराने मेरे ज़माने का होगा तो शायद वो उसको सिर्फ जानता होगा। तो ऐसे कुछ डिफरेंट छोटे मोटे चैनल्स होते थे। अब मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पेस थी उस टाइम पे। कोई ट्रेडिंग को लाइक किसी से बात करो ना ट्रेडिंग की तो यार जुआ है, ठीक है, ये तो कोई काम ही नहीं है। लाइक मैंने पहली दफ़ा जब अपने घर में बात की कि यार ये काम मैंने करना है, तो उन्होंने बोला ये सख्त बुरा काम है, सख्त बुरा काम है। लाइक कोई दलाइल नहीं। मैं समझ गया कि यार हमारे पास एजुकेशन नहीं है इसकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उसके बाद आगे समझ आई कि यार ये जो बेसिकली मैंने गोरों को देखा था कि महीने के 15% 20% बन जाते हैं। मैं तो बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा रूम लेके आ रहा था, आपने तो बिल्कुल 20% साल के कर दिए। तो इसके ऊपर भी हम आगे जाके आते हैं। तो मैंने कहा 15 से 20% महीने के बन जाते हैं, और थोड़ी सी मेरी रियलिस्टिक अप्रोच थी। फिर भी अभी पाकिस्तानी को देख के अभी पाकिस्तानी तो ये सोचते हैं कि बस महीने के 300%, 400%, 600% ऐसे ही बन जाते हैं, और दिन के बन जाते हैं। तो ये उनकी अप्रोच है। तो मैं फिर भी थोड़ी सी रियलिस्टिक अप्रोच लेके आया था। जब आया तो पता चला कि ऐसा नहीं है। मैंने पहली दफ़ा $100 डिपॉजिट किया। मेरे जहन में ये था कि $100 से मैं इसको $500 पे लेके जाऊँगा, 500 से 1000, 1000 से $1,00,000 पे, और फिर उसके बाद $1 मिलियन और पता नहीं क्या क्या मेरे पास होगा। तो वो एक इंसान के एक इल्यूजन चल रहा होता है अपने दिमाग के अंदर। तो उसके अंदर डिफरेंट इस तरह की टेक्निक में डबल शाह वाली सोच रहा होता था। बट एट दी एंड क्या हुआ कि अकाउंट ब्लू हुआ, तो समझ आया कि भाई मसला है। फिर उसके बाद मैंने जॉब की, फिर दोबारा से अकाउंट एक बनाया, $100 का डिपॉजिट किया ब्रोकर के अंदर, वो भी उड़ गया। उसके बाद तीसरा एक लॉरियर की जॉब की, वो भी उड़ गया। फिर उसके बाद किस्तों पे मोबाइल लिया, ठीक है, उसको बेच दिया और उसकी किस्तें देता रहा, वो भी उड़ गया पैसे। तो समझ आई कि यार ये बिज़नेस ऐसा नहीं है कि मैं आऊँगा और पैसे जो है वो कोई भी चीज़ सीखूंगा और उसके बाद पैसे इन्वेस्ट करूंगा और वो पैसे डबल होते रहेंगे। तो मैंने कहा इसके अंदर कोई अप्रोच लगती है। तो उसके साथ साथ फर्स्ट ट्रेड कैन आई आस्क यू, और पहले $100 कहाँ से आए? पहले $100 कहाँ से? अम्मा अब्बा से लिए? कहाँ से लिए? पहले $100 जमा किए थे। उम्र क्या थी? कहाँ से आए? और पहली ट्रेड क्या की? पहले $100 जो है अब्बा जी से आए थे। उस टाइम मेरे हाल से 10,000 रुपये थे। 100 रुपये का डॉलर होता था। 2016 की बात है। 100 या 110 का डॉलर था, इतने का ही होता था, ठीक है। तो वो मैंने लिया, या 120 का था आई थिंक सो। तो मैंने वो लेके उनसे डिपॉजिट किया था। डिपॉजिट करने के बाद जो है ऐसे नहीं कि मैंने एकदम से मांग लेते, हज़ार ऐसे जोड़ के 5-1 हज़ार पैंड में मैंने उनसे लेके $100 डिपॉजिट कर दिए थे। पहली ट्रेड जब एग्जीक्यूट की तो उसमें तकरीबन $3-4 नफ़ा हुआ था। फिर उसके बाद वो $30-35 मुझे नफ़ा हुआ और उसके बाद अकाउंट वॉश हो गया। किस चीज़ पे वॉश हुआ? गोल्ड पे। अच्छा। गोल्ड पे मैंने लेवरेज की बड़ी ट्रेड ओपन की थी और पता ही नहीं था। तो हार या पार। तो बेसिकली पता ही नहीं था कि लॉट साइज कैलकुलेशन क्या होती है। तो वो या वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, या समझ लें कि रिस्क कैसे मैनेज करते हैं, सिंपल अल्फाज में। तो रिस्क मैनेजमेंट का पता ही नहीं था। ट्रेड एग्जीक्यूट किया, अकाउंट गया। एक सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर गए हैं बात में कि पहली ट्रेड पे लॉस कहाँ हुआ है,
जब लेवरेज पे काम किया है। वॉरेन बफे को अगर आप सुनते हैं तो वो इस लेवरेज से शदीद नफरत करते हैं, और इनके भी पहला नुकसान लेवरेज से हुआ था। लेवरेज बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इसके बारे में बात करेंगे आगे जाके। मैं आपसे इख्तिलाफ भी करूंगा और मैं इस चीज़ को प्रूव करूंगा कि दैट इज़ रॉन्ग एज वेल, तो वो हम आगे जाके बात करेंगे। बट अभी हम इसके ऊपर ही रहते हैं। तो $100 वो चले गए, लेवरेज लिए गए, हाँ वो चले गए। उसके बाद गोल्ड पे मार खा गया, मार खा गया। दूसरी दफ़ा मैंने जॉब की, सेंसोडाइन पे ब्रांड एम्बेसडर था, वो जो आपने देखा होगा कि स्टॉल्स होते हैं उसके आगे जो पिच कर होते हैं, तो वो मैंने उधर जॉब की थी। उधर से दोबारा से मैंने $100 ही डिपॉजिट किए थे। फिर तीसरी जॉब लॉरियल में की थी, वहाँ से भी डिपॉजिट किया। उसके दरमियान में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फिर ये एफिलिएट मार्केटिंग। अमेज़ोन उस टाइम पे एफिलिएट मार्केटिंग उनकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा होता था। और मुझे अभी भी याद है कि लाइक वो एक बड़ी यूनिक चीज़ ऑफर करते थे कि 72 आवर्स अगर आपके लिंक से क्लिक करके 72 आवर्स अगर अमेज़ोन की वेबसाइट पर कोई भी रहा तो कुछ भी उसने ख़रीदा तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। तो वो एक बड़ी अच्छी होती थी। उसके अंदर मैंने वो जो रॉक क्लाइंबिंग शूज़ होते थे वो प्रोडक्ट मैंने हाँ सोचा था कि इसको बेचूंगा, इसके कमीशन ज़्यादा होते हैं। $3,000 से $5,000 की प्रोडक्ट है और 10 से 12% कमीशन देता था। तो मैंने कहा यार ये अच्छा है, $150 से $200 उस टाइम कैलकुलेशन थी कि बस आ जाएंगे, सही है। तो वो मैंने मार्केटिंग उसकी स्टार्ट की, बट वो भी नहीं चल सका समझ। वो मैंने इसका मैं एंड बता देता हूँ। सारी चीज़ सीखने के बाद मैंने एक फ़ैसला किया कि भाईजान, मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ नन, ठीक है। तो आप एक काम करो, हाँ यस, तो आप हर चीज़ के मास्टर तो नहीं बन सकते ना। तो मैंने कहा पहले एक चीज़ की मास्टरी करते हैं। मैं इधर भी क्या कहते हैं आधा मास्टर हूँ ट्रेडिंग के अंदर। और ट्रेडिंग क्या है, टेक्निकल्स की गेम बस पता है, बाकी तो नहीं मैंने अचीवमेंट की ना। बाकी क्या साइकोलॉजी की अचीवमेंट होती है, माइंडसेट की अचीवमेंट होती है, वो तो रहेगी ना। तो फिर मैंने समझा कि यार मैं क्या करूँ। फिर मैंने कहा कि मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ। ट्रेडिंग मैंने फ़ैसला लिया कि यार यही मैंने करना है और इसी से आगे चलना है। तो हिम्मत कैसे हो रही है वकास? मार खाए जा रहे हो, पैसे लूज़ किए जा रहे हो, डर नहीं लग रहा है कि यार क्या है, मैं बर्बाद हो रहा हूँ मैं, या बस उस वक्त रिस्क एपेटाइट थी? ये अल्लाह की तरफ से खूबी या आप खुसूसियत कह लें कि रेजिलियंस की खुसूसियत है मेरे अंदर, कि डिप्रेशन, एंजाइटी, हर चीज़ से बस मुझे एक चीज़ का कंफर्म पता है कि खुशी है फॉर अ टाइम बीइंग है, इसके बाद गम आएगा। गम है फॉर अ टाइम बीइंग है, इसके बाद खुशी आएगी। तो ये ज़िंदगी है ही इसी का बेसिकली नाम है। तो अल्लाह पाक ने हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें, खुशी आए तो पेशेंस, सब्र करना चाहिए, और गम आए तो भी सब्र करना चाहिए। तो ये मेरी ज़िंदगी के एक कुलिया है, तो इसी के ऊपर मैं चलता हूँ। खैर मुझे फिर समझ आया कि यार ये बिज़नेस है, इस बिज़नेस को करने का जो तरीका है वो कर लिया तो ठीक है, तुम बेसिकली इसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। तो मैंने कहा जी एक काम करते हैं, अब मैंने बायर की बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। अब समझते हैं कि इस बिज़नेस को करने के लिए क्या जो है चीज़ हम सीख सकते हैं, या क्या चीज़ यूज़ करते हैं, मेन कौन सी चीज़ होती है, कंपोनेंट कौन सा होता है। तो मैं समझ आई साइकोलॉजी। फिर मैंने साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड किया, इमोशंस को अंडरस्टैंड किया, फाइट टू फ्लाइट, जितने भी इमोशंस होते हैं, ग्रीड, फियर, फाइट टू फ्लाइट। मैंने फिर अपने जहाँ से हम आए थे इस दुनिया में, जंगलात से लेके अभी तक जितनी भी दुनिया रिवॉल्व हुई है, उसको अंडरस्टैंड किया कि कैसे कैसे चीज़ें बदलती गई, न्यू शेप्स के अंदर आती रहीं। फिर उसके बाद मैंने अंडरस्टैंडिंग की कि मेडिटेशन क्या होती है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। मेडिटेशन को समझा कि भाई सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। होता ही है कि एक बिज़नेस हम पार्टिकुलर कर रहे होते हैं, उसमें एक पार्टिकुलर माइंडसेट हमें रिक्वायर्ड होता है। तो हमारा जो बचपन में जो ट्रेनिंग हुई होती है वो माइंडसेट होता ही नहीं है, ठीक है। हर एक चीज़ अब देखें, एक कोई मंजा हुआ बिजनेसमैन होगा, उसका किसी भी एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर एक सर्टन टाइप ऑफ रिएक्शन होगा। उसी जगह पे एक दुकान वाले को आप बिठा लो, ठीक है, उसका एक अलग किस्म का रिएक्शन होगा। क्यों? उस दोनों के जो ब्रेन्स के जो बेसिकली पैटर्न्स है ना वो डिफरेंट है। दोनों ने अपने आप की जो बेसिकली अपने आप को जो ट्रेन किया हुआ है ना वो डिफरेंट तरीके से किया हुआ है। तो मैंने ये समझा कि यार सबसे पहले मुझे ब्रेन के पैटर्न चेंज करने पड़ेंगे, रेजिलियंस बिल्ड करनी पड़ेगी, और सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि मैं रिएक्ट ना करूँ, रिस्पॉन्ड करूँ। तो ये रिएक्ट टू रिस्पॉन्ड का सफ़र बहुत लंबा था मेरा। मेरे रिएक्शन टाइम बहुत थोड़ा था। मैं बहुत यंग एज वेल, बट एक होता है ना वैसे ही कि रिएक्शन टाइम कम होता है इंसान का, तो मेरा बहुत कम था। तो फिर मैंने कितने साल गुजर गए इस सफ़र में? तकरीबन 5-1 साल। 2000 एंड आई थिंक सो 21 में मेरा पहली दफ़ा ट्रेडिंग से प्रॉफिट आया था। फिर उसके बाद अल्लाह ने ऐसा किया कि प्रॉफिट ऐसे चलता रहा। फिर वो सारी की सारी साइकिल आपको पता है फिर रिपीट होती रहती है, लॉसेस प्रॉफिट, डिप्रेशन, एंजाइटी, खुशी, गम, सब लाइफ का पार्ट ऑफ के। सो यू आर सेल्फ ट्रेंड? अल्हम्दुलिल्लाह आप सेल्फ ट्रेंड है। आपने खुद अपने एक्सपीरियंस से और यूट्यूब पे चीज़ें और इंटरनेट पे रिसर्च मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा है। पाकिस्तान के अंदर भी मेरे बहुत सारे मेंटोर्स हैं। हमारे टाइम पे साजिद गौरी सर हुआ करते थे, वो ट्रेडिंग वॉल्यूम सिखाते थे। बट जितने भी मेरे पाकिस्तान के अंदर मेंटोर थे उन्होंने मुझे ट्रेडिंग के बारे में कुछ ना कुछ सिखाया।
मेरी जो ये जो लर्निंग है ना माइंडसेट को लेके, प्रॉब्लम को सॉर्ट करने की, ये सारी मेरी सेल्फ है। अगर ट्रेडिंग की बात करूं तो मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा है, बट अगर मैं बात करूं कि अपने ऊपर जो मैंने काम किया, अपनी जो सेल्फ डेवलपमेंट की है, वो मैंने खुद की है, अल्लाह का शुक्र। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूं कि ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल है जो आजकल के दौर के अंदर सबसे हाई एडवांस लेवल की आपकी सेल्फ डेवलपमेंट जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है, कि आपको इतना अपने आप को रियलाइज़ करवाना पड़ता है कि भाई ये इस मिनट में ये इमोशंस आपका ट्रिगर हो रहा है, तो ये आपने फैसला करना है। इतनी बारीकी में आपको जाना पड़ता है अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं। मैं इस टाइम पे ट्रेडर भी हूँ, मेरी कंपनी में अल्हम्दुलिल्लाह 55 जो है एम्प्लॉयज़ भी हैं, मैं एक कंपनी का CEO भी हूँ, उसके बाद मेरी फैमिली लाइफ भी है। तो 3 जगहों पे मैंने परफॉर्म करना होता है। अब मैं जब ट्रेडर वाला अपना माइंड एक्टिवेट करता हूँ तो मैं वो बेसिकली बंद करके कंपनी की साइड पे जाता हूँ। आपको पता है आप भी माशाल्लाह से कंपनी रन कर रहे हैं, और ये मैंने एक और जगह भी बात की थी कि अगर 55 आपके लोग हैं तो आप दिन में जहन में रखेंगे 15 से 20 मिस्टेक्स होंगी, ठीक है। 15 से 20 मिस्टेक्स तो आपने अपने जहन में रखनी है। तो वो दूसरों की जो मिस्टेक होती है ना, वो आउटकम को कंट्रोल करने वाला हमारी मेंटालिटी होती है, हम फिर उसके ऊपर फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। तो फिर वहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाली एक अलग माइंडसेट है, बिल्कुल अलग माइंडसेट है। आप ट्रेडर का माइंडसेट उधर ज़रा सा भी करोगे तो वो तो क्या। कंपनी आपने कब बनाई वकास? कंपनी मैंने तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। क्या नाम है कंपनी का? क्या गेम ऑफ फॉरेक्स। गेम ऑफ फॉरेक्स। गेम ऑफ फॉरेक्स। और क्या करती है ये? डिफरेंट आपको ट्रेडिंग के हर तरह के सॉल्यूशंस देती है। लाइक हम कोर्सेज भी करवाते हैं ट्रेडिंग के, एजुकेशन, और आपको कुछ भी ट्रेडिंग का कुछ भी चाहिए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन यू कैन कम टू अस। एजुकेशनल है? एजुकेशनल है। आप ब्रोकरेज नहीं है? नहीं, ब्रोकरेज नहीं है, ब्रोकरेज नहीं, हमारी ब्रोकरेज ना देखें, जो PMEX है ना वो लीगल है। जो हम काम करते हैं इंटरनेशनल ब्रोकर्स के अंदर वो इलीगल है पाकिस्तान के अंदर, या ग्रे एरिया में आता है। ग्रे है मतलब? हाँ, इलीगल भी नहीं है? इलीगल नहीं है बट ग्रे एरिया के अंदर आता है। तो लाइक हम ब्रोकरेज लॉन्च नहीं कर सकते। और जब आप किसी दूसरे पे तनकीद करते हैं कि यार ये गलत कर रहा है, ये स्कैम कर रहा है, ये स्कैम कर रहा है, तो फिर आप और थ्रेड के ऊपर होते हैं। आप ब्रोकरेज वाला काम तो बिल्कुल नहीं कर सकते। पाकिस्तान में ब्रोकरेज, फॉरेक्स की ब्रोकरेज का काम SECP अलाउ ही नहीं करता, ये कह रहे हैं आप? PMEX इदारा है, उधर अलाउ करते हैं वो, उनकी अपना एक बेसिकली शेल्टर के नीचे काम होता है जी। उस मार्केट में आप डायरेक्टली रजिस्टर होते हैं या उधर भी ब्रोकर्स होते हैं? उधर भी ब्रोकर्स होते हैं। ब्रोकर्स होते हैं। तो आर यू रजिस्टर्ड विद PMEX? नो। आप रेगुलेटरी, कोई किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर आती है अभी पाकिस्तान के अंदर? नो। यू आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? या। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब थोड़ा बताओ कि ये तो हमने आपके बारे में सुन लिया ना, अब थोड़ा बताएं कि ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ये क्या है? मैंने थोड़ा सा कहीं पढ़ा था कि पेयर्स में होती है और क्या होती है, थोड़ा सा समझाएं, बिल्कुल बुनियादी। बड़ी सिंपल है, बड़ी सिंपल। आपने 2 चीज़ें सीखनी होती है, एक चार्ट को रीड करना, दैट इज़ टेक्निकल एनालिसिस, एक न्यूज़ को रीड करना। लाइक ट्रम्प इस टाइम पे फेड के चेयरमैन पॉल को कह रहा है कि तू क्रिमिनल है। पड्डा बड़ा हुआ उसका क्या कि भाई इंटरेस्ट रेट तू कम कर। इंटरेस्ट रेट क्यों कम कर? ट्रम्प जो है मनी मार्केट्स के अंदर पैसा लेके आना चाहता है, स्टॉक मार्केट के अंदर, और डिफरेंट बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहता है। JP मॉर्गन और पॉल कह रहे हैं कि भाई ये ट्रम्प की अप्रोच ठीक नहीं है, लॉन्गर टर्म में ये हमें लॉस देगी। तो बेसिकली वो जो फड्डा है, ये जो सारी इस चीज़ को स्टडी करना है, इसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। तो आपको ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, बाकी 2 चीज़ें तो हर बिजनेस के अंदर बेसिक्स होती हैं। आपकी फाइनेंस मैनेजमेंट यानी कि रिस्क मैनेजमेंट, सेकंड इज़ योर माइंडसेट। वही वाली बात आ गई कि फाइनेंस मैनेजमेंट एग्जांपल के तौर पे, इफ़ यू आर रनिंग अ कंपनी XYZ कोई भी है, इवन के करियाना भी, तो उधर भी आपकी फाइनेंस मैनेजमेंट लगती है कि मैंने कितने का माल उठाना और किस तरह से बेचना है, मेरी सेल्स क्या है, ठीक है, वो बेसिक रूल है। उसके बाद माइंडसेट के डेली फटीग और एंजाइटी, स्ट्रेस से डील करना होता है। हर किसी बिजनेस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फटीग्स और स्ट्रेस होता है, तो वो फटीग और स्ट्रेस होता है, तो उसको मैनेज करना बेसिकली। वापस थोड़ा सा उस पर आ जाए। आपने कहा कि ये तो स्टडी कर लिया, मैं वो भी थोड़ी दूर की बात हो गई। मुझे थोड़ा बिल्कुल बुनियादी तौर पर बताएं, जैसे स्टॉक मार्केट में हम एक अकाउंट खरीदते हैं, अकाउंट लिया, उसने एक ऐप आ गई, ऐप खोली, अब उसमें स्टॉक सारे होते हैं। अब हमारे पास 1 लाख रुपया है, हम मुझसे एक स्टॉक खरीद लेते हैं, फिर ऊपर जाता है, नीचे जाता है, हम खरीदते हैं, बेचते हैं, या जो भी बेच देते हैं उसको, या नीचे जाता है तब भी बेच देते हैं। इसमें क्या होता है? सिंपल, मैं गोल्ड की एग्जांपल दे के समझाता हूँ। वैसे तो इसके अंदर आप पाउंड, यूरो, डिफरेंट करेंसीज के अंदर जो मेजर करेंसीज होती हैं उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। मैं गोल्ड से समझा देता हूँ। न्यूज़ आनी थी कि इन्फ्लेशन जो इन्फ्लेशन का डाटा है US का, वो बेसिकली रिलीज़ होना था। इन्फ्लेशन बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या हुआ कि बेसिकली डॉलर वीक हुआ। डॉलर वीक होने से जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली गोल्ड स्ट्रॉन्ग हो गया।
तो गोल्ड जो स्ट्रांग हुआ उसको टेक्निकल चार्ट के अंदर जो हमारी एनालिसिस होती है उसको करके अगर हमें कोई एंट्री मिल रही हो, जैसे आपने कहा स्टॉक्स के अंदर ऐसी आपको कोई ना कोई एंट्री मिलती होगी, एंट्री पॉइंट, तो वो एंट्री पॉइंट हम डिसाइड करके अपना रिस्क असेस करके हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे इफ़ यू आर रनिंग अ लाइक अकाउंट की जिसके अंदर $1,00,000 लेट्स सपोज, तो आप अपनी पर ट्रेड रिस्क 1 से 3% लेते हैं। लाइक अगर आप प्रॉपर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है तो 1 से 3% आप पर ट्रेड रिस्क ले सकते हैं। आपने ये बेट लेते हैं, आप बेसिकली कहते हैं यार ले लो यहाँ पे गोल्ड ऊपर जाएगा, ये कहते हैं आप कि डॉलर के अगेंस्ट गोल्ड ऊपर जाएगा जी। कितना % ऑफ दिस इज, आप जिन लोगों से बात करते हैं कितने लोग हैं जो ये स्टडी करते हैं? क्योंकि गोल्ड का जो अभी रश आया है, जिसको वाकई में गोल्ड रश कह रहे हैं, जिसने अब सिल्वर को बिठा के ले गया, उसके पीछे तो एक बहुत बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक प्ले था ना। रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया के एसेट्स ट्रेजरी बिल्स के अंदर उन्होंने जब्त किए, 600 पता नहीं कितने $100 of billions थे। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड, चाइना, उन्होंने बोला भाई वी हैव टू hedge ourselves against the dollar, they went into gold। उन्होंने सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड खरीदना शुरू किया, गोल्ड के अंदर आग लग गई, डॉलर वीक होने लग गया बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स। लेकिन इन सब चीज़ों को कितने लोग समझते हैं, या आपको नजर आता है बताते हैं बताओ यार वकास भाई किस में लगा दूँ? नहीं, देखें लोगों के अंदर इस टाइम पे जैसे जैसे ये फील्ड बड़ी होती जा रही है तो लोग सीखना चाहते हैं। लोग सीख रहे हैं और आप कहीं ना कहीं से सीख रहे होते हैं, यूट्यूब से, डिफरेंट जगहों से, हर जगह पे लोगों ने किसी ना किसी से सीख रहे होते हैं। तो वो तो है कि इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है टू बी ऑनेस्ट, कि अगर आप 2-3 महीने भी दें ना पूरे अपनी लाइक अटेंशन दे के तो आप सीख सकते हैं। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, कि कोई ऐसा हाई एंड स्केल नहीं है कि जो आप बहुत मुश्किल है। इसके अंदर जो मुश्किल चीज़ होती है अगेन वही बात आती है कि माइंडसेट, वही जो हाँ साइकोलॉजी, वो उसको लाइक ट्रेन करने में आपको 1.5 साल लग जाता है। बट ये वाली चीज़ें सीखना कि ये जितने भी इश्यूज़ हो रहे होते हैं और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस, ये इजी होता है। ये 2 से 3 महीने में आप सीख सकते हैं, बाकी 3-4 महीने प्रैक्टिस कर लें तो आपके जो बेसिकली हाथ है वो बैठ जाता है, आप पिक कर लेते हैं। हाँ, पिक कर लेते हैं। दूसरी बात ये है कि हम सिल्वर और गोल्ड के टॉपिक को चलो हमने छेड़ ही दिया तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए सिल्वर जो है इस टाइम पे वो न्यू गोल्ड है। देखिए बबल ये होता है कि लेट्स सपोज ये एक चीज़ है, इसकी को एक इंसेंट्रिक वैल्यू होती है। अब मैं कहूँ आईफोन हाइप क्रिएट कर दूँ, 2-4 न्यूज़ आर्टिकल्स में इसकी पोस्ट कर दूँ कि आईफोन के अंदर से सोना निकल रहा है, वो बात झूठी हो, ठीक है लोगों ने आगे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। इसकी प्राइस जो कि बेस वैल्यू $1,200 थी वो उठ के चलेगी $3,000, फिर करते करते $6,000। ये बबल बन चुका है। इसके पीछे इतनी वर्थ नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब देखें सिल्वर की बात कर लें, सिल्वर एक एसेट है, ठीक है, गोल्ड एक एसेट है। इवन फिएट करेंसी जो आपका पेपर होता है इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ आपको गवर्नमेंट बता रही है कि ये हम बैक कर रहे हैं। कल गवर्नमेंट कहे जी हम नहीं करते तो फिर क्या, ख़त्म होगी। एट दी एंड सिल्वर गोल्ड ही रहते हैं, ठीक है, कि जिनकी कोई वैल्यू है। अभी बेसिकली बबल्स बहुत सारे क्रिएट हो चुके हैं इस दुनिया के अंदर। जैसे आपको याद होगा .com बबल आया था, उसके बाद रियल स्टेट का बबल आया था। अभी ऐसे ही बहुत सारे बबल, AI का बबल क्रिएट हुआ है, बबल बना हुआ है। फिर उसके बाद लोअर इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो US के अंदर हैं वो बिकी हुई हैं और इंटरेस्ट रेट हाई हुआ है, वो एक बड़ा बबल बन गया है। फिर उसके बाद फिएट करेंसी का अपना एक बबल बना है। अब जब भी वॉर होती है ना, जो पैसा होता है US ट्रेजरी में जाता है, वो खुद डेप्थ में है डेप्थ, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि जब भी किधर कोई मसला होगा तो लोग किधर इन्वेस्ट करेंगे? लोग तो पागल हुए हैं, वो कोई भी नहीं US के ऊपर ट्रस्ट करने वाला। पहले सिनेरियो डिफरेंट था कि US एक बेसिकली एक सेंट्रल ऑफ द वर्ल्ड था कि जहाँ पे दुनिया का स्टेट बैंक था। हाँ, दुनिया का स्टेट बैंक था। अब उसने अपने आप को हिला दिया। अब वो बीच में पार्टिसिपेंट बन गया। पार्टिसिपेंट जब बन गया तो अब एतमाद कम हो गया। यू नो दैट वैल्यूएशन इज गॉट 2 पार्ट्स। एक तो वो हिस्सा है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि यार इसकी अंदर ऐसी कोई चीज़ है कि नहीं है फ़ोन में, लेकिन एक और चीज़ है कि द अमाउंट ऑफ मनी चेजिंग आफ्टर दैट गुड, कि लिक्विडिटी का क्या सीन है? लिक्विडिटी आ जाती है। वही मैं आ रहा हूँ। क्या आप ये नहीं देख रहे कि दुनिया भर में ये फिएट करेंसीज की डिवैल्यूएशन ही है कि देयर इज सो मच मनी इन सप्लाई इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट्स आर एट रिकॉर्ड हाई, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स आर एट रिकॉर्ड हाई, बिटकॉइन इज एट रिकॉर्ड हाई, और क्या क्या चीज़ों, गोल्ड इज एट रिकॉर्ड हाई, सिल्वर इज एट रिकॉर्ड। तो क्या ये ऐसा तो नहीं है कि ये बेसिकली अंडरलाइंग ये हो रहा है कि देयर इज जस्ट टू मच मनी, बहुत ज़्यादा कैश घूम रहा है मार्केट में और वो कह रहा है अच्छा यार क्या ले सकता हूँ मैं, अच्छा बिटकॉइन भी ले लेता हूँ, फलाना भी ले लेता हूँ, ढिमाका भी ले लेता हूँ। तो वैल्यू की इस प्रोपोजिशन को कैसे देखते हैं आप? चले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम फिएट की बात करते हैं। देखिए
कुछ कंट्रीज़ अभी भी ऐसी हैं कि जहाँ पे फिएट करेंसी डेड हो चुकी है। ये आपको पता है, जैसे वेनेजुएला की एग्जांपल है, आप बोरियां भर के लेके जाएं और आपको डिवैल्यूएशन होगी। तो ये बेसिकली फ्यूचर है फिएट करेंसी का। कुछ लोग कहते हैं जी गोल्ड ऐसे नीचे आएगा तो हम खरीदेंगे। मुझे उनकी मेंटालिटी समझ नहीं आती कि आप फिएट करेंसी में गोल्ड को क्यों तोल रहे हो। हालांकि आपको सोचना ऐसा चाहिए कि लाख रुपए का पहले इतना गोल्ड मिलता था, अब इतना मिलता है। सोच तो उल्टी होनी चाहिए। देखें, एक चीज़ मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि यार सिल्वर ऊपर या गोल्ड ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। एक चीज़ ज़रूर मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि फिएट करेंसी का डाउनफॉल ज़रूर आएगा। तो जब डाउनफॉल आएगा तो आप वेट ना करें, आगे हम कोई एडवाइस नहीं देते किसी को भी। जाहिर सी बात है कि हम इधर एडवाइस करनी नहीं बल्कि सिखाने के लिए, एजुकेट करने के लिए बैठे हैं। दूसरी बात आपने की स्टॉक मार्केट की। देखिए स्टॉक मार्केट चलती कैसे है, फियर एंड ग्रीड पे, आपको ही पता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हम पहले बात करें तो कुछ 16 से 18 स्टेप इन्होंने दिए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो अट्रैक्ट ही नहीं कर सकते लोगों को। मैं फॉरेक्स मार्केट की बात करूं, मैं क्रिप्टो मार्केट की बात करूं, क्यों उधर बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हैं? वजह सिर्फ ये है कि 2 स्टेप, आप आए, अकाउंट में बेसिक डिटेल्स डाली, फेस स्कैन किया, अकाउंट बन गया, पैसे डालो, ट्रेड करो। केवाईसी में मार रहे हैं लोगों को। ठीक है, 16 से 18 स्टेप दिए में कौन आएगा? दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वो मनी मार्केट बेसिकली वो बहुत बड़ी मार्केट है। दूसरी बात, उसको अट्रैक्ट करने के डिफरेंट टैक्टिक्स होते हैं, क्योंकि दुनिया का पूरा मीडिया कंट्रोल्ड होता है, तो किसी साइड पे भी चीज़ों को घुमाया जा सकता है। जैसे इस टाइम पे ट्रंप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से लोग बैंक्स के अंदर से पैसा निकाल के मनी मार्केट्स के अंदर लेके आएँ और बेसिकली वो इधर आके गैम्बल करें। तो ये बेसिकली सारे सट्टे का बाज़ार होता है। मेरे हिसाब से बहुत सारे क्वांटिटी फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स के अंदर लोग जो क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे होते हैं, 30-40% लोग सट्टा खेल रहे होते हैं, टू बी ऑनेस्ट। तकरीबन 40-50% जो होते हैं वो ट्रेडिंग सीख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, लॉस कर रहे होते हैं। बाकी 50% तो सट्टा खेलने के लिए आते हैं, बस ये गैम्बल किए और चले गए। पूरी दुनिया में ऐसा होता है। पूरी दुनिया में ऐसा होता है। दूसरी बात ये है कि स्टॉक मार्केट भी इस टाइम पे एक बबल बन चुका है। वही बात आती है, ठीक है। ये सारी, अब देखें, पहले एक बबल बना था, उसका कितना उसका रिएक्शन आया था। इतने सारे बबल जब बन जाते हैं तो उसका कितना बड़ा रिएक्शन होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट बबल बन गया, इस बात को आप कैसे वैलिडेट करें? पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की बात नहीं, पाकिस्तानी में ओवरऑल स्टॉक मार्केट ग्लोबल। हाँ, आप देखें ना कितने हाइज पे चली गई। उनकी तो यूएस तो 40 का मल्टीपल, 60। पाकिस्तानी मार्केट तो बबल नहीं है, तो 7-8 के मल्टीपल पे अभी। पाकिस्तानी मार्केट की तो बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा, वो उसके ऊपर तो मैं अभी आया नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो अगर इफ यू आर वॉचिंग यंगस्टर्स अकाउंट्स बहुत, अब इन्होंने केवाईसी कम किया है। जो आप 18 स्टेप्स बोल रहे थे, काफ़ी 6-7 पे ले आए हैं इन द लास्ट 6 मंथ SCP, और उसकी वजह से हर महीने 15-20 हज़ार कम है, लेकिन फिर भी पिछले 1 साल में उतने अकाउंट खुले हैं जितने पिछले 50 साल में नहीं खुले थे। यहाँ पे ना मेरा एक बेसिक मसला है फिर एलिटिज़म से। ये जो एलिट्स होते हैं ना, इनके साथ एक मसला है। दे थिंक के वी आर द लीडर्स एंड वी आर एवरीथिंग। ऐसा नहीं होता। अब स्टॉक मार्केट वालों को कह रहे हैं, हाँ, आप मौका तो देना बच्चों को आने का। अब देखें, क्यों एक ही नाम, कुछ चंद नाम होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर घूम रहे हैं, क्यों बच्चों को मौका नहीं मिला? आने दें, फिर देखें क्या होता है। आ रहे। लेकिन दूसरा भी मसला है यहाँ पे, चले बच्चे आ भी जाएंगे मार्केट। अच्छा, ये तो ब्रोकर्स ने रोका हुआ था ना, यू आर राइट। उन्होंने तो मार्केट को मुश्किल इतना बनाया हुआ था, हम 200 लोग खेलेंगे। ऐसी बात है। अब बच्चे आ रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा इंसिडेंट जो मुझे याद है, उसका एक कंपनी थी गेम बॉक्स, गेम स्टॉप। अच्छा, गेम स्टॉप 2021 में, जिसमें आप सबको प्रॉफिट आए कोविड में, गेम स्टॉप के स्टॉक को जेनजी ने रेडिट के जरिए थ्रेड्स चला के ब्रोकर्स को बैंकरप्ट करा दिया, बड़ी बड़ी कंपनीज को। सो वहाँ ये हो चुका है कि यंगस्टर्स ने मार्केट को पलटा था। अब उसके फंडामेंटल्स पे मैं बात नहीं कर रहा। बहुत से लोग कहते हैं गेम स्टॉप में कोई जान नहीं थी, बट इट्स जस्ट बिकॉज द जेनजी स्टार्टेड बाइंग इट एंड दे डिड इट। खैर, हमारी मार्केट तो बहुत दूर है उससे अभी, हमारी मार्केट तो फिर भी कंट्रोल्ड है, लेकिन इट्स गुड दैट यंगस्टर्स आर कमिंग इन। यस, मेरे ख्याल से अगर मौका मिले तो बहुत कुछ कर सकते हैं यंगस्टर्स, क्योंकि अब बहुत तेज़ हैं, टू बी ऑनेस्ट। ये जितनी भी गेम्स होती हैं स्टॉक मार्केट की, तो बच्चे ज़्यादा अच्छे खेल सकते हैं मेरे ख्याल से। अब उनको रिटायरमेंट लेके ना आगे मौका देना चाहिए। अच्छा, हम दोबारा उस अपने सिल्वर वाले टॉपिक पे जाते हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, मतलब बबल्स क्रिएट हुए हुए हैं, देखिए जो थ्योरी होती है ना, ग्रेटर फूल थ्योरी, वो बेसिकली हर जगह पे चलती है। मनी मार्केट्स चलती ही ग्रेटर फूल थ्योरी के ऊपर है। जब आप देखें मनी मार्केट्स काम किस तरह से करती हैं, ठीक है, मैं इसको 100% नहीं कहता, लेकिन हम कुछ टू सम एक्सटेंड इस बात को मैं आपको प्रूव करके दे सकता हूँ। लाइक जीरो सम गेम है मनी मार्केट्स के अंदर, जो चाहे स्टॉक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे फॉरेक्स हो। मैंने इन्वेस्टमेंट की, आप आए, आपने इन्वेस्टमेंट की, 2 बंदे और आए, इन्वेस्टमेंट की, मार्केट में 4-5 पार्टिसिपेंट आ गए, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट उसकी बन गई जी $1 लाख। ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट $5-7 ट्रिलियन ट्रेड होता है और उसके अंदर करोड़ों लोग होते हैं।
अब वो जीरो सम गेम होती है जिसके अंदर एक बंदा लूज़ करता है, दूसरे के पास जाती है। अब जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो किस तरह से मैनिपुलेशन करते हैं, ग्रेटर फ्यूल थ्योरी बना के, ठीक है। वो खुद पहले फूल बनते हैं, लोगों को कहते हैं कि उसको ट्रैप करते हैं, और वो फूल अगलों को बना के अपने ऑर्डर्स पकड़ा के पंप एंड डंप वाला जो सीन होता है वो बेसिक फंडा हर जगह पे चलता है। फिर उसके बाद हम आते हैं पिरामिड सिस्टम के ऊपर। पिरामिड सिस्टम वो चीज़ होती है जहाँ पे ये ग्रेटर फूल थ्योरी सही से अप्लाई होती है कि तुम बेवकूफ़ हो, जाओ अपने से बड़ा बेवकूफ़ पकड़ के लेके आओ, पॉन्जी स्कीम्स, ठीक है। तो ये तो हर जगह पे चल रहा है। बट हम क्योंकि स्पेसिफिकली बात कर रहे थे सिल्वर के ऊपर, तो सिल्वर की देखें इस टाइम पे बैंक ऑफ अमेरिका, मैं नहीं, वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि सिल्वर $300 पर ऑunce पे जा सकता है। अभी कितना ग्रो किया एक साल में? आई थिंक सो मोर देन 100%। क्योंकि मैंने लास्ट गोल्ड ने तो 100% किया। हाँ, गोल्ड ने भी 70% आई थिंक सो। मैंने इसकी परसेंटेज नहीं काउंट की। आई थिंक सो गोल्ड मैं जैन में जब ट्रेड कर रहा था तो 2200-2300 था, अभी 4500। हाँ ठीक है, 100% ही गया हुआ है। और सिल्वर की बात करूँ तो 40 पे अभी आया था, 43 पे। तो मैंने कहा था कि यार ये सिल्वर अब जा सकता है। उसकी वजह यह है कि देखें हर जगह पे इंडस्ट्रियल यूज़ सिल्वर का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। गोल्ड सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हुआ है, गोल्ड की डिमांड इतनी नहीं रही। दूसरी बात यह है कि पहले सिल्वर की ना एक सप्लाई है, एक एक्स अमाउंट ऑफ सप्लाई मार्केट के अंदर पड़ी हुई है। इवन आपने अगर एक चीज़ सुनी हो तो चाइना ने 1 जनवरी 2026 से सिल्वर को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। सिल्वर को एक्सपोर्ट उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। वो क्यों कि ईवीज़ के अंदर हर जगह पे सिल्वर का यूज़ है, सिल्वर की प्राइजेस राइज इस तरह से करेंगी क्योंकि इस मार्केट में अब जो वैल्यू क्रिएट हुई है ना, इंसेंट्रिक वैल्यू, वो रियल डिमांड के ऊपर हुई है। देखिए पहले एक दफ़ा सिल्वर गया था $50 पे। $50 पे जाने के बाद इंटरवीन जब उसके ऊपर हुआ तो $25 पे वापस आ गया था। उसकी वजह ये थी कि उसके पीछे रियल डिमांड नहीं थी। अभी तो बैंक्स ने भी हाथ खड़ा कर दिया कि हम इसके ऊपर कोई इंटरवीन भी नहीं कर सकते क्योंकि रियल डिमांड। अब देखें मिसाल के तौर पे इसके 100 पीस पड़े हुए हैं, 100 के 100 मार्केट में बिके हुए हैं। अब आप इसको मार्केट को कैसे गिराएंगे? गिरा ही नहीं सकते टेक्निकली। मार्केट को गिराने के लिए ज़रूरी है कि 50 पीस आपके पास पड़े हों। आप सेल करेंगे तो सेलिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। आपके पास कुछ है ही नहीं, या आपके पास जो है उसमें उससे डबल, या समझ लें कि उस 70% मार्केट में पड़ा हुआ है और उसकी इतनी डिमांड आ रही है कि लोग एग्रेसिवली बाय किए जा रहे हैं। तो बेसिकली बैंक्स भी वहाँ पे रुकते हैं कि बस हमारे लिए नियर टू इम्पॉसिबल है कि इसको एक एक्स अमाउंट तक हम थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट इसको फुल नहीं गिरा सकते। तो सिल्वर की डिमांड किस चीज़ ने ट्रिगर की है? इज इट द सेंट्रल बैंक्स बाइंग सिल्वर और इज इट कॉमन पीपल? सेंट्रल आम लोगों के खरीदने से तो नहीं बढ़ सकता इतना। सेंट्रल बैंक्स इवन के कुछ कंट्रीज तो इकोनॉमीज को बैक सिल्वर से करना चाह रही हैं गोल्ड की जगह। मतलब हुकूमतें खरीद रही हैं ना, मेरा बॉटम लाइन ये है, हुकूमतें ही खरीद रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि आम इंसान में इतनी तपड़ थोड़ी है। देखें हमेशा दो ही प्लेयर्स होते हैं, एक रिटेलर्स एक बड़े प्लेयर्स। उनके अंदर सारी उनकी कैटेगरीज आ जाती है। तो मार्केट को जो मूव करवाते हैं वो बड़े प्लेयर्स ही कराते हैं, रियासतें करती हैं। तो हम जैसे छोटे प्लेयर 5,000। सिल्वर कौन सी इकोनॉमी ज़्यादा खरीद रही है इस वक्त? देखिए चाइना अब हर इस टाइम पे पूरी दुनिया में जंग लगी हुई है। जंग क्या लगी हुई है कि देखें डिफरेंट टैक्टिक्स होते हैं। चाइना का हमेशा टैक्टिक क्या रहा है कि उन्होंने पैसे बढ़ाने हैं, रेवेन्यू बढ़ाना है, और अमेरिका खुली बदमाशी करता है और साथ में वो पैसे बना रहा होता है। अभी ये जो बैलेंस जो दुनिया का डिस्टर्ब हुआ ना, ये कहीं ना कहीं आके दोबारा से बैलेंस क्रिएट होगा। वो हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 के बाद क्रिएट हो, वो हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 के बगैर ही किसी पीस एग्रीमेंट हो जाए, बट वो मुश्किल लग रहा है कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ आती है तो एक दफ़ा वॉर होती है, वेरी इंटरेस्टिंग वॉर होती है, उसके बाद एक पीस डील होती है 5-10 साल का हमेशा से। 1945 में जाएंगे हम वापस। ये बहुत लोग ये कह रहे हैं, you're not alone. A lot of people think there is a big war coming. एक बड़ी जंग लगने वाली है, वो बड़ी जंग लगेगी, स्टार्ट हुई भी है, और फिर उसके बाद दुनिया के नए कवानीन तय होंगे, फिर एक नई सेटलमेंट होगी। देखें मेरे जैसा बच्चा ये बैठ के कह रहा है कि फिएट जीरो हो सकती है, स्टॉक मार्केट बबल बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है, कमर्शियल रियल एस्टेट यूएस के अंदर बबल बना हुआ है, एआई बबल बना हुआ है। एआई बेसिकली एआई का यूज बहुत ज़्यादा है, ये नहीं कि एआई है ही गलत, लेकिन बबल बना हुआ है। बबल इसलिए बना हुआ है कि इंसेंट्रिक वैल्यू वही बात आती है। उनकी जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है उसके ऊपर इतना रिटर्न जनरेट होगा ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि डेटा सेंटर्स पे जितने आप पैसे लगाने जा रहे हैं उतना रिटर्न ही नहीं होगा। तो वो बेसिकली बबल बन चुका है वो भी। तो ये सारे के सारे बबल फटेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ तो चीज़ राइज करेगी ना। पहले तो कहते थे ट्रेजरी, यूएस की ट्रेजरी जो है ना, जो बेसिकली राइज वो उसको सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता था। अब तो लोग उसको भी नहीं मान रहे, फिर किधर आएगी पैसे? सिल्वर गोल्ड में। तो एलीट की बात कर रहे थे, एलीट का सबसे बड़ा सिंबल कौन है वकास साहब? बैंक्स। बैंक्स आर द बिगेस्ट सिंबल ऑफ एलिटिज्म एंड कॉर्पोरेट ग्रीड।
इन्होंने बैंक्स को साइडलाइन किया ना पार्टनर। आप कह रहे हैं यार मुझे और आपको पैसे एक्सचेंज करने कोई ज़रूरत नहीं है मुझको फलाने बैंक के पास जाने की, चलो वकास ये लो अपना वॉलेट ठक। मैंने बैंक्स को डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। सो इन्होंने एक इसके पीछे देखें, किसी भी चीज़ को चलने के पीछे एक थॉट एक पूरी दुनिया में जो है जिसको आप भी अभी वो कर रहे हैं, प्रोफेस कर रहे हैं कि यार ये एलीट गड़बड़ है, उसी सेंटिमेंट के बेस पे तो बिटकॉइन भी चला है ना कि यार ये बदमाश है, ये बड़े बड़े बैंक्स इन्होंने हमसे फीस लेते हैं। मसला ये भी तो एलीट्स की पैदावार है ना। अब ये स्पेकुलेशन है ना, स्पेकुलेशन से बाद में पता चल जाएगी। देखें आज से 5 साल बाद 10 साल बाद अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी तो पता चल जाएगी सारी चीज़ें, इसमें कोई। लेकिन चलें उस 5-10 सालों तक आई थिंक सो फ्यूचर तो है। लॉन्गर टर्म में मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये बिल्कुल साइड लाइन है चीज़ ना, इसके ऊपर इन्वेस्टर को इतना एतमाद करता है और इसके स्पेकुलेशंस के लिए या गैम्बलिंग के लिए यूज़ करता है। $4 ट्रिलियन है, 3-4 ट्रिलियन डॉलर कितना हो गया बिटकॉइन क्रिप्टो? आई थिंक सो $1 ट्रिलियन था, $1 ट्रिलियन था। 1 ट्रिलियन तो बिटकॉइन है। तो बट आई थिंक सो कि फिर भी जो एक होता है ना कि वो लाइक एक वाइब होती है इंसान की ना, वो उसके हिसाब से आपकी नहीं है। हाँ मेरी नहीं है। आपकी नहीं, चले हाँ, मेरी नहीं है। हाँ, मेरी नहीं है। लाइक आई डोंट लाइक दिस सिस्टम। बट तुम्हें लगता है कि कमोडिटीज आर द सेफेस्ट बेट? यस, आर द सेफेस्ट बेस्ट बेट। अगर आप बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आई थिंक सो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अच्छी चीज़ है, अपने रिस्क को हेज कर सकते हैं, थोड़ा सा रखें, थोड़ा सा हेज कर सकते हैं। बट इसके ऊपर लेवरेज ट्रेडिंग करना आई डोंट थिंक सो। पहले एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। मैं हमारे एक बड़े ज़बरदस्त दोस्त हैं स्टॉक मार्केट के एडवाइस, बिल्कुल आप ही तरह के हैं, उम्र भी आपके जैसी होगी, वो स्टॉक मार्केट में एडवाइजरी करते हैं। ठीक है। अब्दुर्रहमान नजम, वो आए थे पॉडकास्ट पे। मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे एक पोर्टफोलियो बनाओ 2026 का, 25 रुपये मतलब 100 रुपये है मेरे पास, मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह की, उन्होंने कहा कि भाई जो बिल्कुल ही बच्चों की फीस वाले पैसे हैं तो मनी मार्केट में डालें। मनी मार्केट से मुराद इंटरेस्ट वाले जो वो होते हैं, मनी मार्केट फंड्स होते हैं। फिर उन्होंने कहा इतने इसमें डालें। गोल्ड उन्होंने अपने पोर्टफोलियो का 20-25% रखा, स्टॉक मार्केट 20-25%, क्रिप्टो 10% 15% रखा। व्हाट इज़ योर पोर्टफोलियो फॉर 2026 जो आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएंगे 2026 इस 12 महीने के लिए? 100 रुपये आपके पास। 50 इन सिल्वर, 50 इन सिल्वर, 20 फॉर एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ डिजास्टर। मनी मार्केट सेफ या और बैंक में यस 10 इज़ फॉर लाइक 10 to 20 गोल्ड, और बाकी जो बचता है सेल्फ लर्निंग, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नथिंग इन क्रिप्टो, नथिंग इन स्टॉक मार्केट्स, नथिंग, जस्ट तो आप हेज कैसे कर रहे हैं फिर कमोडिटीज़ के खिलाफ? मैं दुनिया की जितनी तो बबल्स, इन्वेस्टर तो हेज करता है ना। नहीं, दुनिया के जितने भी बबल्स हैं ना उनके खिलाफ हेज कर रहा हूँ। तो ये इनकी राय है। राय है, ये आपको एडवाइस नहीं दे रहे, ये इनकी राय है। किसी को एडवाइस नहीं दे रहा। हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने इनको स्पॉट पे रखा था, इनसे नहीं, पहले इनको नहीं पता था, मैं इनसे पूछूंगा, इन्होंने अभी सोच के ये बात की है। हाँ बिल्कुल। ओके चलिए, ये मैंने आपको एज एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बताया। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने लिए तकरीबन 30 to 40% रखूँगा अपनी ट्रेडिंग के लिए, 10 से 15% अपनी मार्केटिंग के लिए, जो मेरे डिफरेंट वो तो कंपनी का काम, वो तो कारोबार है ना। हाँ, मैं अपनी पर्सपेक्टिव की अपनी वो आपका जाती मसला है, वो उसका मसला नहीं है। एक और सवाल, सिंस यू आर इन दिस डोमेन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, एक ट्रेंड जो बाहर बहुत कॉमन है कि आपकी तरह के लोग जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी करते हैं, लोगों को बताते हैं, वो अपने पोर्टफोलियोज ट्रांसपेरेंसी के लिए पब्लिक करते हैं। वो कहते हैं दिस इज़ माई पोर्टफोलियो, ये मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इससे ये आपने देखा होगा, और फिर उनकी जो ऑडियंस होती है वो उनके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को ट्रैक करती है, और वो एक तरह से म्यूचुअल फंड्स को और बड़े बड़े फंड्स को टक्कर देते हैं। कहते हैं देखो भाई ये मेरा है, ये मैंने अपना पोर्टफोलियो पब्लिश कर दिया, ये मेरे रिटर्न्स थे, आपके क्या रिटर्न्स थे, ये वो। हाँ जी। तो डू यू डू समथिंग लाइक दैट? या ऑफ कोर्स आप पब्लिश करते हैं अपना। ये वो चीज़ है जो एक फेक गुरु को और एक जेन्युइन ट्रेडर को डिफरेंशिएट करती है। टू बी ऑनेस्ट, दैट इज इन अवर लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ एन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हम ट्रेडर्स हैं, लाइक वी आर नॉट इन्वेस्टर्स, वी आर ट्रेडर्स जो मार्केट के अंदर स्पेकुलेट करके पैसे कमा रहे हो। तो स्मॉल चंक्स के अंदर, वो स्मॉल चंक्स हो सकते हैं, बिग चंक्स हो सकते हैं, बेस्ड ऑन द स्टाइल ऑफ द ट्रेडिंग के हम स्कल्पिंग करता हूँ, डे ट्रेडिंग करता हूँ, पोजिशनल ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जो भी है। तो हमारे जो पोर्टफोलियोज होते हैं वो बेसिकली हिस्ट्री की सूरत में होते हैं। लाइक आई हैव एन हिस्ट्री ऑफ एन अकाउंट जिसके अंदर मैंने 1.5 साल के अंदर एक एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट किया। लाइक वो एक फंडेड अकाउंट था। फंडेड अकाउंट के अंदर आपके पास मार्जिन सिर्फ 10% का होता है, और 10% को मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1.5 साल उस अकाउंट के ऊपर ट्रेड की, एंड
I invested $1,000 from that account and I got $43,000 पे आउट फ्रॉम आउट ऑफ दैट अकाउंट. ये 1.5 साल की बात है. और पर मंथ मेरा जो उसके ऊपर गेन होता था 2 से 3% मुश्किल से, फिर 1 से 3%. ठीक है. उसके बाद बात करते हैं एक और अकाउंट की, उसकी तकरीबन 8 में. ये सारी बाय द वे सारी की सारी चीज़ें पब्लिक हैं. आप ये करते हैं पब्लिक? हाँ जी. मेरे यूट्यूब के ऊपर भी ये हिस्ट्री के साथ आप दिखा दोगे तो भाई ये किया मैंने. हाँ That's very good. जाहिर सी बात है. ये नहीं करूंगा तो ऑब्वियसली आई एम अ स्कैमर एज वेल. देखिए किसी भी ट्रेडर को जज करना सबसे पहले तो उसकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है. करता क्या है भाई? हाँ भाई तू कौन है? तू आगे इतने भाषण दे रहा है, तू खुद क्या है? सबसे पहले तो ये बात है ना. लाइक देंगे ये चीज़ें सीखने क्या मुश्किल है. मैं आज कोई वीडियो देखूँ उसको आगे आप शुरू बोल दूँ, ठीक है, मुश्किल तो नहीं. That's very good. That's very good. आप अगले को जज करेंगे कि यार तूने खुद कुछ एग्जीक्यूट किया, क्योंकि एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. किया क्या है तुमने? मैं तो सबको ये बोलता हूँ कि आजकल ये बड़ा मसला है भाई. हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, हर कोई कॉर्पोरेट ट्रेनर है. ओ भाई तुमने बिल्ड किया है कुछ. ऐसा ही है. देखें जैसे आप लाइक इस फील्ड के अंदर है, आपको किसी भी सहाफ़ी को जज करना हो सबसे पहले आप उसका पोर्टफोलियो देखेंगे ना भाई, क्या कहाँ काम किया. ठीक है. तो हम जब ट्रेडर को जज करते हैं, हम बेसिकली मसला ये है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी ट्रेडर्स को पता है कैसे जज करते हैं कि वो आए बैठे जी मेरे पास गाड़ी है, दैट्स इट. ये एक बड़ी अजीब सी बात V8 है मेरे पास V8 है, तुम ले लो भाई. तू ट्रेडर है कि नहीं है पहले ये तो प्रूव कर. बहुत इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग तो आपने आइडेंटिफाई किया है कि शो मी द मनी. या शो मी द मनी एक है. वो यार सेकंड और क्या है? अनरियलिस्टिक अप्रोच या अनरियलिस्टिक गेन्स. जो भी आपको बोले, मैं आज आपके सामने एक कैलकुलेशन करता हूँ. चले शायद पेन पेपर मेरे पास नहीं है, मैं वैसे ही आपको बताता हूँ. कुछ लोग मार्केट के अंदर कहते हैं जी मेरा विन रेट 80% है. मैं कहता हूँ अगर आपका विन रेट 80% है, आप साल के अंदर सिर्फ $2 लाख से आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं. दवाई फेर देंगे आप. बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं. कैसे? लेट्स सपोज के मैं कहता हूँ मेरा विन रेट 80%, मेरे पास $2 लाख है. मैं $2 लाख, मुझे पता है कि मेरी 20 से ज़्यादा ट्रेड 100 में से लॉस ही नहीं जाएंगी, तो मैं $10,000 पर ट्रेड इस लूँगा. 80 ट्रेड्स के अंदर मैंने $10,000 कमाए तो $8 लाख मैंने कमा लिया. 20 के अंदर लॉस किया, $6 लाख मैंने ओवरऑल कमा लिया. अब इसके अंदर कुछ कहेंगे हो सकता है पहली 20 ट्रेड हो, खैर हम $2,10,000 इन्वेस्टमेंट कर देंगे, हमें फिर पता है कि 80 हमारी प्रॉफिट में जाएंगी. तो $6 लाख हमने एट द एंड ऑफ फर्स्ट 100 ट्रेड्स, लेट्स एज्यूम कि वो एक महीने के अंदर हम 100 ट्रेड्स ले लेते हैं. $2 लाख हमारा बेस कैपिटल था, प्लस द प्रॉफिट इज इक्वल टू नाउ 800 लाइक $8 लाख. 4 गुना कर दिया आप. यस, $8 लाख के ऊपर मैं अब $80,000 पर ट्रेड इस लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरा तो 20 ट्रेड्स हैं सिर्फ लॉस पे जा रहे. 80,000 जब लिस्ट लूँगा तो 80 ट्रेड्स को जब मल्टीप्लाई करूँगा 4.8 मिलियन या 5.6 मिलियन तक मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ 2 महीने के अंदर पहुँच जाएगा. तीसरे महीने में वो 20 मिलियन होगा. इलॉन मस्क को आप टेस्ला खरीद लेंगे आप एक साल के बाद. टेस्ला क्या, मैं अर्थ को पूरे खरीद लूँगा. तो ये इतनी अनरियलिस्टिक बकवास है. हालांकि ट्रेडिंग क्या है, अब मैंने नॉन कॉर्पोरेट अल्फाज इस्तेमाल किया, लेकिन मेरे पास कोई और लफ्ज नहीं था इसके लिए. फरहान भी, अब मैं किसी भी बात में गलत हुआ ना, आपने मुझे बताना है, मैं आपको बताता हूँ. ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट स्पेकुलेशंस. मैं आज बैठा हूँ, मैं अपनी एनालिसिस करता हूँ, ये गोल्ड कर सकता है. ये कहीं भी पत्थर पे लिखी हुई बात नहीं है कि यार ये होगा, हो सकता है. होता यह है कि ट्रेडर का काम होता है कंटिन्यूसली बार बार मार्केट को प्रेडिक्ट करना और उसके ऊपर अपनी लाइक रिस्क, हाँ बिल्कुल, अपने रिस्क की बेस के ऊपर अपनी ट्रेड को प्लेस करना. अब ट्रेडर का काम क्या होता है कि 100 ट्रेड्स में से उसकी अगर वो 1:1 को टारगेट कर रहा है कि $1,000 लगा रहा है, $1,000 ही कमा रहा है, तो उसका विन रेट मोर देन 50% हो तो वो प्रॉफिटेबल है. लाइक 51% भी हो तो चीता है वो चीता बन गया. तो ट्रेडर की ज़िंदगी में ऐसा टाइम भी आता है कि उसकी 100 में से 80 ट्रेड्स प्रॉफिट में जाती हैं. होता है ऐसा, मैं मानता हूँ. लंबे अरसे पे नहीं होता होगा, बार बार नहीं होता. 100 में से उसकी 90 ट्रेड्स भी प्रॉफिट में जाती हैं, लेकिन वो मंथ भी आता है 100 में से 40 ट्रेड भी प्रॉफिट में जाती हैं, 60 लॉस करते हैं. और वो मंथ भी आता है 100 में लॉस से में चली जाएंगी. यस, और वाइप आउट हो जाता है. बिल्कुल ऐसा ही है. तो ये बेसिकली सिस्टम बार बार चलता रहता है. ये ट्रेडर की जिंदगी में ये रेपिटेशन के अंदर सीन होता रहता है. तो ये लाइफ इसी तरह से होती है. उसके बाद जी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो गई, ट्रांसपेरेंसी हो गई, अपना पोर्टफोलियो दिखाना, नंबर 1. नंबर 2, आपको फजूल बात बोलेगा मैं 80% हिट करता हूँ. नंबर 3 क्या? उसके बाद जी कि आप हिर्स के साथ आपकी जो खेलता है कि आप इस फील्ड के अंदर आओ आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. ऐसा नहीं है. हालांकि 99% तो लूज़र है, कैसे लाइफ चेंज हो जाएगी? टेक्निकली इम्पॉसिबल है.
हर 10,000 बच्चों में सिर्फ एक ट्रेडर मुश्किल से निकलता है पाकिस्तान के अंदर, बहुत मुश्किल से। तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई आप आओ आपकी लाइफ चेंज होगी? बल्कि आप लोगों को बताओ क्यों लोगों के साथ झूठ बोल रहे हो। ये इतनी मुश्किल मार्केट है, लोगों को अपने साथ फाइट करनी पड़ती है। आप फरहान भी मुझे बताएं कि इस चीज़ से आप एग्री करते हैं कि हर मुसलमान को पता है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना हम पे फ़र्ज़ है। कितने लोग बाजमात नमाज पढ़ते हैं? क्यों? डिसिप्लिन की बात है, नफ्स के खिलाफ जहाद है। ऐसे ही ये बार बार हम अपने स्ट्रेस एंजाइटी के साथ फाइट कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि हम इमोशंस हमारे ट्रिगर होंगे और हमको गलती कर बैठेंगे। तो 99% लूजर है, आप वहाँ पे लोगों के साथ खेल रहे हो, आओ लाइफ चेंज कर लो। ये आप मंजन बेच रहे हो, ये आप हाउ डू दे मेक मनी देन? ये कैसे, ये किस चीज़ पे? बड़ा इजी, कोर्स बेचते हैं? हाँ, नहीं, कोर्स नहीं बेचते। कोर्स उस डील पे उनको कमीशन मिलता है। यस, वो करते क्या, वो कहते हैं जी आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स सिखाएंगे, आप आ जाए। कोर्स सीखने के लिए आएगा, बेसिक चीज़ें होंगी, लाइक मार्केट की तो नॉलेज होती ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बस ऊपर से बातें होती हैं कि ये फेड ने ये कर दिया और ये कर दिया, वो भी एक आर्टिकल 2 पढ़ लिए तो अप टू डेट रहते हैं वो। फिर लिंक से ज्वाइन कर के अकाउंट क्रिएट कर लो, उस लिंक से बेसिकली एक कमीशन आता है और बहुत बड़ा कमीशन आता है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं फंडेड अकाउंट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। देयर आर डिफरेंट बिटवीन फंडेड अकाउंट एंड आवर लाइक इन्वेस्टमेंट। जो कि एग्जांपल के तौर पे मेरे पास $1,000 है, मैंने ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाया और $1,000 इन्वेस्ट कर दिया, वो $1,000 मेरा है, लॉस प्रॉफिट मेरा है। फंडेड अकाउंट्स में ये होता है कि मैंने एक फ़ी पे की और उससे बेसिकली अकाउंट उसने मुझे दे दिया। लेट्स सपोज कि $1,00,000 का अकाउंट है, मैंने $500 उसको दिए, उसके मुझे 2 टेस्ट पास करने पड़ेंगे, फेज़ 1 फेज़ 2। अगर वो पास हो जाता है तो मुझे $1,00,000 का रियल अकाउंट मिल जाता है, जिसका DD टोटल 10% मेरे पास आता है। अब इसके अंदर और उसके अंदर क्या फ़र्क है? फंडेड अकाउंट्स का अकाउंट मैक्सिमम होता है पाकिस्तान के अंदर $1 से $2 लाख का, ठीक है। पाकिस्तानी ज़्यादातर प्रेफर करते हैं $5,000 वाला अकाउंट, क्योंकि बाइंग पावर ही $50 है। $50 के ऊपर मुझे जो कमीशन मिलता है $3 से $4 मिलता है, और हम महीने का तकरीबन $2,000 से $2,500 अल्हम्दुलिल्लाह कमीशन जनरेट कर लेते हैं। यही अगर मैं ब्रोकरेज के अंदर लेके जाऊँ इतने ही क्लाइंट्स, तो वो $50,000 से $60,000 कमीशन जनरेट कर रहे होते हैं। इसी वजह से डिफरेंट लोग फंडेड अकाउंट्स को बुरा भी कहते हैं, बट दोनों चीज़ें काम करती हैं। बट द मेन थिंग इज़ कि वो पैसे ऐसे कमा रहे होते हैं बिहाइंड द सीन। फिर उसके बाद कुछ हमारे इन्फ्लुएंसर्स निकल के आते हैं बैटिंग प्लेटफॉर्म वाले, जो भी केस तो अलग ही गेम, वो तो बिल्कुल ही सट्टा है, बेसिकली लॉस, वो तो बिल्कुल सट्टा है, वो तो बिल्कुल सट्टा है। लेकिन उसको पैकेजिंग ट्रेडिंग की दी, और वो तो उसमें तो बहुत बड़ा स्कैम ये भी होता है कि वो कंप्यूटर बेस्ड आपस में ही नेटवर्क में खेल रही होती हैं, वो कुछ बाहर से कनेक्शन ही नहीं होता, नहीं उधर ही वो मार्केट के साथ कनेक्शन ही नहीं है। आप देखिए दुनिया की हर 3 दफा जिताएंगे, आपको पता है, 4थी दफा लपेट के हाउस ऑलवेज विंस। एक दफ़ा भी नहीं जिताएंगे। उनका सीन ये होता है कि एग्जांपल के तौर पे 500 क्लाइंट ने ट्रेड प्लेस की 3 सेकंड के लिए, उनका जो एल्गो वो काम कैसे कर रहा होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट $2 लाख लगी है बाय पे, $3 लाख सेल पे लगी है, तो बाय वालों को वाइप आउट कर दो, सेल वालों को वाइप आउट कर दो, $3 लाख $1 लाख उनका नेट प्रॉफिट होता है। वो बार सिस्टम बार यही करते हैं, और द हाउस ऑलवेज विंस, वो हमेशा जीतते हैं। इट्स लाइक अ गेमिंग ऐप, समझे, एक गेमिंग ऐप है ये, कोई मनी मेकिंग ऐप नहीं, सट्टा है ये, गेमिंग ऐप है बिल्कुल। वो और कंट्रोल वो जो बैठ के धाबों के ऊपर खेल रहे होते हैं, उसी टाइप की गेम है। बिल्कुल समझ गया मैं। यार एक सवाल का जवाब दो, मुश्किल सवाल है। हम गरीब मुल्क हैं, 50% लोग गुर्बत की सतह से नीचे हैं। हमको पता है अभी हाउसिंग इकोनॉमिक इनकम ग्रुप जो सर्वे आया है कि 20 साल में लोएस्ट लेवल पे है आटे का कंजम्पशन। मतलब लोगों को जेन्युइन मसले हो रहे हैं इस वक्त इन्फ्लेशन की वजह से। ये लुटाने के लिए पैसे आ कहाँ से रहे हैं यार हमारे पास? ये कौन लोग हैं पैसे लुटा रहे हैं, और ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं जो अरबों रुपए का फ्रॉड? मतलब मैंने जब सुना कि हमारे एक यूट्यूबर ने FIA को $3 लाख तो रिश्वत दे दी, तो उसको मतलब वो तो रिश्वत दे दी उसने, और वो बता रहे हैं वो, मतलब तो ये किसी ने दिए ना उनको, ये पैसे उन्होंने कहीं से कमाए। एक तो यूट्यूब मोनेटाइजेशन है, वो उसको छोड़ दें, वो इतना नहीं कभी भी हो सकती कि वो मिस्टर बीस्ट थोड़ी है वो। तो ये लोग कहाँ से पैसे लाते हैं जो ये डुबो देते हैं? इसमें एक चीज़ है कि वो उन्होंने उन्होंने उसको रिश्वत नहीं दी थी, उन्होंने ज़बरदस्ती उनके वॉलेट से लिए थे पैसे। रिश्वत नहीं थी वो ज़बरदस्ती उन्होंने पैसे निकाल लिए थे। दूसरी बात ये है कि देखें, लोग बहुत मेहनत करते हैं, टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान के लोग मेहनत बहुत करते हैं। 2 इवन के कराची के अंदर तो ये कल्चर बहुत ज़्यादा, 3 जॉब्स लोग डेली करते हैं, तो वो महीने की 1.5-2 लाख रुपए सेविंग कर ही लेते हैं। सेविंग लाइक जो 3 जॉब करता है वो कर ही लेता है, जिसके पास एक ही फैमिली है वो कर लेगा, कोई 50,000 कर लेगा, कोई 30,000 कर लेगा, लेकिन सेविंग हो जाती है। जो 3 जॉब्स करते हैं I do not agree with it, but anyway, yes. चलें
चले, ठीक है। 60% केसेस में हो जाती है, ठीक है, 40% केसेस में मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है। तो उनके भी केसेस में बता देता हूँ। होता ये है कि हमारी जब हिर से गिला जाता है ना, तो अब देखें, ये एक पेन होता है, एक लाइफ होती है जिसके अंदर हमें गुर्बत से सामना करना पड़ रहा है, इन्फ्लेशन हिट करती जा रही है, हमने मेहनत करनी है, 3 जॉब्स करनी, ये सारी एंजाइटी का बिल्डअप होता है। यहाँ पे एक बंदा आगे खड़ा होता है गाड़ी के आगे, लैंड क्रूजर के आगे, कि ये लो जी, ये ट्रेडिंग करो, तुम ये गाड़ी ले लो, ठीक है। तो ये आपने उसका पूरा का पूरा पेन रिलीज करा दिया विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट, ठीक है। तो वो बंदा क्या करेगा? वो डेस्परेट हो जाएगा, वो अपने बेगम के जेवर भी बेचेगा, वो अपनी जायदादें भी बेचेगा, डेट लेगा, वो लोगों से भी पैसे लेगा और कहेगा आ जाओ मैंने ये काम करना है। तो बेसिकली ये पैसे यहाँ से आते हैं। ये मैंने एक और चीज़ सुनी है वकास, कि जो आप कह रहे हैं गाड़ियाँ दिखाने के लिए करते हैं ये सब, ये भी मैंने सुना है अक्सर तो उनकी गाड़ियाँ भी नहीं होती, ये रेंट शेंट पे लेके बिल्कुल सिर्फ शोशा दिखाते हैं, लोगों को वीडियो बनाते हैं और गाड़ी वापस कर देते हैं। हाँ, ये मॉडल यूज़ करते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट, ठीक है। पहले ही आएंगे, लोगों को फेक गाड़ियाँ ऐसे दिखाएंगे रेंटेड, फिर उसके बाद क्या होगा कि लोगों से ही अन करके असली खरीद लेंगे, फिर असली खरीद लेंगे, फिर लोगों को दिखाएंगे ये देखिए मेरे नाम पे। अब यकीन करें, मैं समझता हूँ कभी कभी ना एक रियल ट्रेडर को स्पॉट करना ऐसा हो गया है कि जैसे वो ये जैसे हमें बताया गया ना कि दज्जाल का फितना सबसे बड़ा है उसको स्पॉट करना जैसे है, ये ऐसे हो गया, इतना ज़्यादा इसके बीच में चक्रवर्ती सिस्टम डाला हुआ है। वाइट लेपर्ड जो है, स्नो लेपर्ड जो है, उसके जैसा हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है। आप वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग। एक बड़ा अंडरलाइंग चीज़ जो आपकी मुझे गुफ्तगू में नज़र आई है कि और ये शायद आप में अकेले नहीं है, बहुत सारे लोगों में मैंने यंगस्टर्स में देखी है, विच इज़ गुड, कि ये जो कि स्टेटस को है, जो फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट है, जो रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट है, या जो और इस्टेब्लिशमेंट है पूरी दुनिया की और हमारे मुल्क की भी, उसके ख़िलाफ़ एक बहुत शदीद रिजेंटमेंट है यंगस्टर्स में। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि तमाम मसाइल की जो जड़ होती है वो पैसा होता है, मतलब वेयर द मनी फ्लोज। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आपको किसी भी मसले का हल समझना हो, आप पैसे को तलाश करें कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, आपकी भी गुफ्तगू मुझे इसकी एक झलक नज़र आई, क्या रीज़न है इसका? देखिए, मैंने ना बचपन से इनके साथ बहुत ज़्यादा मेरा इनके साथ ताल्लुक़ रहा है। कैसे? किनके साथ? एलिट्स के साथ। मैं इन मसलों के अंदर फंसा रहा हूँ। लाइक मुझे इंट्रोवर्ट मैं बन गया था इनकी वजह से। कैसे, मैं बताता हूँ। मेरे वालिद साहब ने अपने बेसिकली जो इस्तात थी उनसे ज़्यादा मुझे अच्छी जगह पे उन्होंने लाइक एजुकेशन दिलवाई। मैं APS कॉलेज में होता था जहाँ की फ़ीस 10,000 रुपये होती थी, 10-12 हज़ार रुपये 15,000, उस ज़माने में 2017 की बात है। किप्स अकेडमी पढ़ता था और मेरे इलाके में लाइक एक आधा बच्चा शायद किप्स अकेडमी पढ़ता हो, और कोई ऐसा बच्चा नहीं था। ये तो एक्सेप्शनल केस था कि किप्स अकेडमी में पढ़ रहा है और APS स्कूल में पढ़ रहा है। तो वहाँ पे ऐसा होता था कि लाइक लड़के लड़कियाँ आते थे, कोई डाले पे आ रहा है, कोई क्या, और मेरा बाइक दूर खड़ा होता था और मैं आई यूज़ टू वॉक ऑन फुट के मैं दूर जाके यार मैं लो ना फील करूँ। तो ये एक बड़ा ना ट्रैप होता है कि आप इनके साथ बैठे ना तो इनकी बातें ऐसे होती है कि ये कीड़े मकोड़े समझते हैं। तो ये बचपन से तबके के लोग, हाँ, मैं बचपन से इनको देखा है। तो ये नहीं देखते कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप क्या हो, आपकी बातें कैसी हैं, आप क्या कर सकते हो, बट ये सिर्फ आपको जज करेंगे कि आप ओल्ड मनी हो कि नहीं हो, जनरेशनल वेल्थ है कि नहीं आपके पास। इसी के अंदर मेरे पास ना एक बात आती है, मलिक रियाज वो किधर से ओल्ड मनी है? उसको क्यों कोई ओल्ड मनी नहीं है, उसको इतना ऊपर बिठाया होता है क्यों? क्या मतलब कि आपने इसके ऊपर जज करना है कि एक बंदे के पास अरबों रुपये हों तो वो इस कैटेगरी के अंदर लाया कर सकता है? तो ये मुनाफकत है ना, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ बहुत सख्त। और फिर ऐसी बातें करना कि ये कीड़े मकोड़े होते हैं और इस तरह से होते हैं और ये होता है, और लाइक जेन्युइनली दे हेट अस, जेन्युइनली, कि यार इनको इंग्लिश नहीं बोलने आती, अच्छा इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं, ये डिज़र्व नहीं कर सकते। आप असल में अपने पापा मामा की शेल्टर में रहे हो, आप आगे compete तो करो, पता चले आपको कि रियल वर्ल्ड है क्या। आप हमारे साथ compete करो किसी भी चीज़ में, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, तो आपको समझ आएगी असली दुनिया में compete करते कैसे हैं। वो तो आपके माशाल्लाह वालिदैन ने बहुत मेहनत की है, तो आप उनके शेल्टर के नीचे बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप सामने खुद आएँ फिर बात करें। बट ये है कि इस कल्चर को नहीं होना चाहिए। देखें, अल्लाह पाक ने भी हमें बताया है, जैसे कि खुतबा हुज्जतुल विदा में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बेसिकली इस चीज़ को बताया था कि किसी को भी किसी के ऊपर सबकत हासिल नहीं है, कोई भी किसी से बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। तो ये जो लाइक होती है नेपोटिज़म होती है, काला गोरा, ये मुझे इन चीज़ों से नफ़रत है टू बी ऑनेस्ट। लाइक मुझे उस बंदे से नफ़रत है जो बंदा कहता है कि ये गोरा है, ये चिट्टा है। वो भाई इंसान है, वो ये काला है, वो यार ये लंबा है।
इन चीज़ों से मुझे सख्त नफरत होती है, एलर्जी है मुझे कोई ऐसे बोलता है ना, मैं उससे दूर इस होने बुनियाद लगता पर हूँ। तफरीक नहीं करनी चाहिए। तफरीक नहीं करनी चाहिए, इंसान सब बराबर हैं। इंसान एहसास का रिश्ता होना चाहिए एक इंसान के अंदर, कि दूसरे के लिए एहसास, कि यार दूसरे की आप फीलिंग को समझो। दूसरा कभी गलत नहीं होता, आप बेसिकली आपकी जजमेंट या आपकी और उसकी सोच के अंदर जो डिफरेंस होता है ना, बेसिकली वो आपको डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है। तो ये नज़रियाती डिफरेंस हो सकते हैं, बट इसको शख्सियत परस्ती के अंदर नहीं लेके आना चाहिए। तो हमारी तो कौम है ही शख्सियत परस्ती के ऊपर, वो चाहे आप इमरान खान से उठाएं, वो चाहे आप किधर भी लेके जाएं, तो शख्सियत परस्ती तो हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। एक और एजेंडा के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, दैट इज़ के प्रॉपर्टी। पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी, मैं चाहता हूँ कि लोग प्रॉपर्टी से निकल के किसी और जगह पे भी सोचें। वैसे तो टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा लोग निकल चुके हैं और प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अपना डाउनफॉल फेस कर रही है, बट अगेन वही बात आती है इंसेंट्रिक वैल्यू की। इतनी ज़्यादा जब सप्लाई आ जाती है ना किसी चीज़ की, तो डिमांड जब उसको पूरा नहीं कर पाती, तो जाहिर सी बात है मार्केट का बबल फट जाता है। ये जो प्रॉपर्टी, जो समझ ले रियल एस्टेट की मार्केट थी पाकिस्तान के अंदर, उसके साथ भी हुआ कि सप्लाई इतनी बढ़ गई, डिमांड के लिए लोग थे ही नहीं, तो वो क्या करते हैं, जाहिर सी बात है डिमांड भी बबल फट। थी, कीमतें बहुत ज़्यादा थी ना पार्टनर। वही बात है, लोगों देखिए के हर एक इंसेंट्रिक एक वैल्यू घर में 4-4 3-3 लोग रहते हैं, लेकिन आपने कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि वो बेचारे वो नहीं ले सकते वो एक नया घर। ऐसा ही है। जब डिमांड बढ़ती गई तो वो बेसिकली इंसेंट्रिक वैल्यू से इतना ऊपर चीज़ें चलती गई कि लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी। लाइक ना लोग किस्तों पे ले सकते हैं, उनको चीज़ों को अफोर्ड और बैंक से आपके यहाँ कोई फाइनेंस नहीं करते, फाइनेंस नहीं करते, ठीक है, तो वो मसले मसाइल ही क्रिएट हुए हैं हर जगह पे। तो एक और चीज़ है, प्रॉपर्टी के अंदर लोग जाते क्यों थे कि उसके अंदर जो एंट्री थी बड़ी ईजी थी, 6 से 8 लाख रुपए में आप एंट्री मार सकते हैं प्रॉपर्टी के वो भी अंदर। ख़त्म हो गई। हाँ वो चले ठीक है, लेकिन अभी भी है, एग्जिस्ट करती है। 6 से 8 लाख में आप एंट्री मार सकते हैं, डाउन पेमेंट दे के आप इंस्टॉलमेंट पे चीज़ ले सकते हैं। तो अब बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि आवाम को, जितने भी लोग हमारे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, इस चीज़ से निकलें, अपने ऊपर लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करें, ट्रेडिंग सीखें बट रियलिस्टिक अप्रोच के साथ, नहीं तो छोड़ दें इस फील्ड को। ये बहुत खतरनाक फील्ड है, ठीक है। लैंड माइंस बिछी हुई हैं हर जगह। लैंड माइंस के हर जगह पे खतरा है, और डेली लैंड माइन भी हम खुद बिछाते हैं अपने लिए। ये फील्ड भी ऐसी है, और इन जितनी भी लोग होते हैं अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ, इनको अनफॉलो करें, इनको तो बेसिकली सुनना ही नहीं है, और लोगों को एजुकेट करें। ये सदका जारी है आजकल के दौर में। क्या आप जब दूसरे को बताएंगे कि यार ये बंदा जो बात कर रहा है ये गलत है लॉजिकली, ये देखो ये जो है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये स्टॉक मार्केट में बैठता है और ये कहता है कि 60% अगर आपने साल का बना लिया, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो ट्रेडर साल का 60% बनाता है उसको बहुत बड़ा ट्रेडर माना जाता है, वो किंग होता है, बहुत बड़ा किंग होता है। और पाकिस्तान के अंदर एक दिन में 300%, 200%, 200% छक्के, हर कोई शाहिद अफरीदी है, हर कोई शाहिद अफरीदी है। तो ये लेकिन ये नहीं देखते कि शाहिद अफरीदी का जो एवरेज था वो 23 था। वो ये नहीं देखते, इधर तो एवरेज भी 23 नहीं होता। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि छक्के लगते थे, लेकिन डबल्स की गेम ना कहीं जाके जीरो होती है। मिसाल के तौर पे $100 से स्टार्ट किया 200 पे, 200 से 400, 400 से 800, 800 से 1600, 1600 से 16,000, एट द एंड जीरो। एब्सोल्युटली, दैट्स अ वेरी फैंटास्टिक पॉइंट यू मेड वकास। और बॉटम लाइन जो चीज़ एक है ना कि देखें, आपने फियर एंड ग्रीड की बात की, क्या इसमें कोई शक नहीं है कि यही वो दो इमोशंस हैं जो अज़ल से इंसानों को मोटिवेट कर रहे हैं और अब तक करते रहेंगे। दोनों ही बड़े ख़तरनाक होते हैं, तो दोनों में बैलेंस करके चलने की ज़रूरत होती है। लेकिन एक चीज़ है कि लालच में और खौफ में, इन दोनों में अक्सर ऐसा होता है कि इंसान की नज़र से पे एक पर्दा आ जाता है, और फिर उसके अंदर ना खौफ खुदा रहता है, ना शर्म व हया रहती है, और ना अक़ल बाकी रहती है। मतलब ये दोनों पर्दे जब गिरते हैं तो ना उसको अक़ल काम साथ देती है, ना शर्म रहती है, ना अल्लाह का खौफ रहता है। फिर वो ऐसे ऐसे काम करते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जो ना दुनिया के लिए अच्छी होती हैं ना आखिरत के लिए अच्छी होती हैं। आई थिंक द वे, वो पर्दा उठाने का एक वाहिद तरीका है इल्म हासिल करना, बिल्कुल तालीम हासिल करना। और तालीम हासिल करना आजकल शायद दुनिया की तारीख में कभी इतना आसान नहीं था जितना आज हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो पीपल शुड स्टॉप वेस्टिंग देयर टाइम और जेन्युइनली क्रेडिबल सोर्सेज से कुछ, ये जो आपने बातें की है ना, ये कोई भी बंदा जो फाइनेंस में है, जो जेन्युइन बंदा है, उसको ये बातें पता होनी चाहिए कि भाई रिटर्न इतना होता है मुनासिब, ये चीज़ गलत है। चाहे आप वो स्टॉक्स में करें, क्रिप्टो में करें, मनी मार्केट करें, कमोडिटीज़ करें, कुछ भी करें। सो बुनियादी चीज़ें वही हैं, लेकिन फिर भी सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोग लालच के चक्कर में, छक्के के चक्कर में, लालच तो देखिए बुनियादी है ना हमारे अंदर, हमारी वही बात है कि हिर्स से खेलता भी तो सर इसी तरह से ना। बेसिकली यहाँ पे लोग आते क्यों हैं, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। छोटी सी स्टोरी है। एक इन्फ्लुएंसर था मेरे पास आया एंड ही वाज अ यूट्यूबर एज वेल।
मैंने एक और जगह भी इसको कोट किया था। उसने कहा मेरे $1800 का पहला पे आउट आया और मैंने उसको ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किया, $5400 में कन्वर्ट किया और फिर मेरा अकाउंट ब्लो हो गया और फिर मैंने 2 दफ़ा और पे आउट लिए, फिर अकाउंट ब्लो हो गया, मुझे ट्रेडिंग का बता दें। मैंने उसको बोला मुझे एक बात बता, तो ये क्या लगता है ट्रेडर कितना कमाता है महीने का? $10-15 हज़ार। मैं कहा ओके, 2 साल तू मेहनत कर यूट्यूब पे, 2 साल मेहनत कर इस फील्ड के नहीं अंदर, कमा रहा होगा तू किस फील्ड में तुझे कंफर्म है कि तू 10 से $15,000 कमा सकता है? कहता यूट्यूब से। मैं कहा तो भाई सीख, कमा ना, एब्सोल्युटली। सिर्फ क्यों लोगों को लेट के पैसे कमाने हैं। और दूसरी बात, मेहनत नहीं करनी है, मेहनत नहीं इस पे करनी। खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, खुश रहो, खुश रहो। थैंक यू।